लेकिन ये मकान आबाद है, कुर्बजवार के लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। अव्वल खान ने वीरा की बात काट दी। मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। काश तुम दोनों कल सुबह आकर इस इमारत को देख सको। हर चीज धूल मिट्टी में इस तरह अटी हुई मिलेगी जैसे महीनों से यहां किसी इंसान का कदम ना आया हो। रही बात इस इलाके के मकीनों की, तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। हम वर्दियां बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में आम नंबर प्लेटें हैं। फोर्स का नाम लिया ही नहीं जाता। हमारा स्टाफ लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता। लोग हमें पैरामिलिट्री फोर्स और निजी सिक्योरिटी से लेकर डकैत और तावान खोर तक समझते हैं। इलाके के थाने को कई बार हमारी भारी और मुश्तबा नकलो हरकत की तरफ मुतवज्जा किया जा चुका है। हमारे बारे में जब कोई कुछ जानता ही नहीं तो बताएगा क्या? बताएगा तो सबूत कहां से लाएगा? यहाँ फर्श, फर्नीचर और कालीनों पर जमी हुई गर्द की तहें हर एक को झूठा साबित कर देंगी। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वक्त कम और काम बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, चाहे तुम जिम क्लार्क से बाज पुरुष भी नहीं कर सकोगे। तुम्हारी मुंतकिली की सूरत में इस मरदूद का क्या बनेगा, इसे बाद में देख लेंगे। वो हमारे साथ जाएगा। अव्वल खान के होंठों पर मुस्कुराहट ऊपर आई। और तुम कहाँ जाओगे? मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ पूछा। शहर से बिल्कुल ही अलग थलग वीराना है। सुपर हाईवे पर सोराब गोट से आगे एक मतरूक फायरिंग रेंज और इससे मुल्हिका नींबू सीधा बैर के मुद्दे से खाली पड़ी है। उन्हें आबाद करने का इरादा है। हम किसी की नजरों में आए बगैर 2-4 साल गुजार सकेंगे। अव्वल खान का आदमी चाय ले आया जिसकी जरूरत महसूस हो रही थी। उसे चले जाने के बाद मैंने अव्वल खान से फौरी ख्याल के तहत पूछा, तुम्हें जिमी लाइट के कत्ल के बारे में तो मालूम हो चुका होगा? हाँ, वीरा ने बता दिया था और मैं उससे दिली ताजियत भी कर चुका हूँ। वीरा अचानक ही हंस पड़ी। हम दोनों हैरत से उसका मुंह तकने लगे। जिक्र उसके अकलौते बाप के कत्ल का था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। ऐसे मौके पर वो हमेशा ही नाकाबिले फहम होकर रह जाती थी। मैं हमेशा ताजियत और अयादत में गड़बड़ा कर रह जाती हूँ। वो खुद ही अपनी हंसी की वजाहत करने लगी। लाख कोशिश के बावजूद याद नहीं रहता कि बीमारों के लिए क्या होता है और मरने वालों से क्या कहा जाता है। अव्वल खान जेरे लब कुछ बुड़बड़ाता वो फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने चाय की प्याली उठा ली। STF वाले नहायत सुकून से अरसा दराज से इस इमारत को आबाद किए हुए थे और शहर के तकरीबन वस्त में रहकर अपनी तमाम कार्रवाइयां कर रहे थे। लेकिन नागानी तौर पर जिम कलार के सामने आने और उसे स्टेशन 4 लाए जाने के नतीजे में वो लोग सख्त मुश्किलात से 2-4 हो गए थे। लेकिन ये एक खुली हकीकत थी कि जिम कलार के मिशन की तबाही में मेरा कोई जाती मफाद नहीं था। उसकी बदतरीन नाकामी से उन्हीं मकासद को तकवीयत मिलती थी जिनकी सरबुलंदी के लिए STF वाले दिन रात कोशां रहते थे। अव्वल खान ने अमरीकी सफारतकारों के तरीकाकार के बारे में जो कुछ कहा वो पुरानी और मुसलमा बातों के मरबूत इजहार से ज्यादा कुछ भी नहीं था। वो सब सामने की बातें थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने वाकयात की इन कड़ियों को कभी भी यकजा करने की कोशिश नहीं की थी, जबकि अव्वल खान ने तमाम हालात और वाकयात को एक लड़ी में परोकर अमरीकियों के तरीका वारदात के बारे में एक वाज़ेह तस्वीर बना डाली थी। चायनोशी के दौरान में मुझे यहाँ तक याद आ गया क्या अमरीकी अपने शहरियों के बैरून मुल्क मफादात के मामले में इतने सरगर्म, हिसास और फाल थे कि मकामी तहकीक और तफ्तीश पर एतबार न करते हुए कई ममालिक में अपनी टीमों के जरिए मुजरमों की तलाश का काम सर अंजाम दे चुके थे और मकामी इंतजामिया की किसी भी जानबदारी की सूरत में वो जिम कलार की तलाश के लिए अमेरिका से अपने माहिरीन को तलब कर सकते थे। अव्वल खान ने कई फोन किए। वो सामने वाली गली में मौजूद 3 लाशों और 2 तबाह हाल गाड़ियों के अलावा स्टेशन 4 की मुंतकिली के इंतजामात के बारे में बेफिक्रमंद था। उसने अपने किसी आला अफसर को इन तमाम मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया जो उन लोगों के वहीं जमे रहने की सूरत में ज़ाहुर में आ सकते थे। वो सब सामने की बातें थी, इसलिए अव्वल खान को गैर मामूली जिरा का सामना नहीं करना पड़ा और उसने अपने इरादों को अमली जामा पहनाने की इजाजत पाली। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि CIA के एजेंट मार खाने के बाद फौरी तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वो महज पर अपने मकामी मददगारों से बिल्कुल ही कटे हुए थे और दोनों हलीफों को एक दूसरे के अंजाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। हमारे बदतरीन दबाव के नतीजे में उन दोनों अमरीकियों ने सबसे पहले फरार इख्तियार की थी। मंतकी तौर पर यह उम्मीद की जा सकती थी कि वो अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद अपने मकामी नमक ख्वारों की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और एक माकूल वक्फे के बाद ही उनकी नाकामी, कैद या मौत के बारे में कोई राय कायम कर सकेंगे। मुकम्मल और दंदान शिकन नाकामी का अंदाजा लगाने के बाद वो अपने कौंसल खाने से रजू करते। उन्हें अपना हम नवा बनाने के बाद ही वो मकामी इंतजामिया को अपनी शिकायत से बाखबर कर सकते थे। अमन अमान और शहरियों की शिकायत के बारे में मकामी इंतजामिया कितनी फ़ाल और मुस्तद थी वो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। जो लोग दफ्तरी औकात कार में भी शहरियों के मसाइल को इल्तवा में डालकर अपने निजी और खानगी मामलात को सरकारी वसाइल की मदद से तय करने के लिए कोशां रहती हूँ, उनसे तवक्का तो नहीं की जा सकती थी कि वो अपनी गहरी नींद में खलल अंदाज होने वालों के साथ कोई मुफाहमाना रवैया इख्तियार करेंगे। अमरीकी कौंसल खाने के एहलकार अपनी शिकायत किसी भी रुतबे के मरकजी
या सूबाई ब्यूरोक्रेट को रिकॉर्ड करवाते, इस पर अमल दरामद का इन्हिसार मकामी डिप्टी कमिश्नर और DIG पर ही होता। किसी भी सेक्रेटरी की सतह से अपने सफर की इब्तिदा करने वाली शिकायत अनफाने में उन ओहदेदारों तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि बेशतर आला ओहदेदार निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन और अपने मातहतों से बराह रास्त हम कलामी को अपने शर्फो एजाज की खुली तौहीन तसव्वुर करते हैं। यूं मुरातब व मुनासिब की सीढ़ियों से मरहलावार सफर करने के बाद वो सफारती शिकायत अमली कार्रवाई के जिम्मेदारों तक पहुंचने में पूरी रात भी ले सकती थी। इस तरह अव्वल खान के पास काफी वक्त नजर आ रहा था। वो लोग नहायत इत्मीनान के साथ अपना ठिकाना तब्दील करने का अमल सर अंजाम दे सकते थे। इस वक्त जिम क्लार्क समेत 3 कैदी हैं। अव्वल खान ने फोन से फारिग होने के बाद हमें आगाह किया। एक वही है जो सुल्तान शाह के अगवा में शरीक था, दूसरा उसका एक मुआविन है। उसने थोड़े से तशद्दुद के बाद ही अपने मुआविन का नाम मुगल दिया था। सबसे पहले इन कैदियों को यहां से हटाने का इरादा है। तुम लोग नाकस और रद्दी चीजों को भी जरूरत से ज्यादा अजीज रखते हो, वीरा ने इस्तज़ाइया अंदाज में कहा। काट कबाड़ को लाने और ले जाने पर उसके असल मालियत से कहीं ज्यादा रकम बर्बाद कर देते हो और आखिर में उसे कूड़ेदान पर ही फेंकना पड़ता है। अमेरिका वगैरह में लोग नकल मकानी करते हैं तो सबसे पहले नाकारा और रद्दी अशिया को ज़ाया करते हैं ताकि अखराजात और जगह की बचत हो। इस वक्त अमेरिकी अंदाज तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब रहेगा। यहाँ साजो सामान ही क्या है? अव्वल खान ने कदरे हैरत से कहा। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नकल व हमल के लिए ट्रक और सामान उतारने चढ़ाने के लिए आदमी भी हमारे होंगे। हमारे लिए वक्त का मसला और ना अखराजात का। पता नहीं तुम क्या शोशे छोड़ रही हो। मैं जिम क्लार्क की बात कर रही थी। अपनी सजा के रायगाह जाने पर वहीरा कदरे चिल्लाकर बोली, तुम उसे अपने गले का ढोल क्यों बनाना चाहते हो? तुम लोगों की निगाह में उसका क्या मसरफ है? हाई, वो इतना अहम कैदी और तुम उसका मसरफ पूछ रही हो? अव्वल खान बोला, वो अमरीकियों के लिए अहम हो सकता है, तुम्हारे नजदीक उसकी क्या अहमियत है? अव्वल खान बगले झांकने लगा। मेरे पास भी वीरा के सवाल का जवाब नहीं था। बाज़-औक़ात वो इतनी दो टोक और जारहाना बातों पर उतर आती थी कि अपने मुखातिब को कड़े इम्तिहान में डाल देती थी। खुलकर बात करो, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने अपनी खिफत को खफकी में छुपाते हुए कहा, तुम लोग जिम क्लार्क को किसी मरले पर बैंड बाजे के साथ अमरीकियों के हवाले करने का इरादा रखते हो तो बिलाशुबा उसे अपने साथ लिए फिरते रहो। वो मर जाए तो उसकी मम्मी बनवा कर महफूज कर लो और ताबूत उठाए भागते रहो। लेकिन मुझे इस बेवकूफ़ी का कोई जवाब नजर नहीं आता। इसे जिंदा रखकर हम कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। ची के बारे में जो कुछ वो उगलेगा उससे कहीं ज्यादा अहम बातें मैं तुमको बता चुकी हूँ। आखिरकार तुम्हें इसको हलाक ही करना होगा। वो बोल रही थी और मैं साथ ही साथ उसके एक एक लफ्ज का तजिया करता जा रहा था। उसकी बातों में वजन था। अमरीकियों के लिए जिम क्लार्क बहुत आम था, लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ बोझ ही था। मैंने उसके दलाइल से तजाहुल और फाना बरतते हुए नरमी से कहा, मुझे तुम्हारे जज्बात का पूरा पूरा पास है। वो तुम्हारी यतीमी के नतीजे में उभर कर सामने आया। तुम्हें उससे नफरत होनी चाहिए। खुलकर बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोच रही हो। वो भड़कर अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो गई और जहरीली आवाज में बोली, भाड़ में गई मेरी यतीमी। मेरा बाप जिंदा था तो कौन सा मुझे सुख था। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ और तुम मेरी ही नीयत पर शुबा कर रहे हो। मेरी बात लिख लो कि आज नहीं चंद रोज बाद तुम जिम क्लार्क को खत्म करने पर मजबूर हो जाओगे। जब तक यह जिंदा है अमेरिकी सफारतकार इसकी बाजियाबी के लिए सरधड़ की बाजी लगा रखेंगे। इसकी लाश मिल जाने के बाद इनके सारे मान ठंडे पड़ जाएंगे। ओह, मैं अब समझा। अव्वल खान ही गहरा सांस लेकर बोला, तुम चाहती हो कि जिम क्लार्क को एक फालतू बोझ की तरह ढूंढने के बजाय फौरन खत्म कर दिया जाए। तुम्हारी बात काबिल फहम है। अगर डैनी को कोई एतराज ना हो तो इसी वक्त एक गोली जिम क्लार्क के नाम की जा सकती है। उसकी लाश अमरीकी कौंसल खाने के कुर्बो जवार में डाल दी जाएगी। तुम अपनी मुंतकिली शुरू करो, हम इसे देखते हैं, मैंने पुरख्याल आवाज में कहा। अव्वल खान ने अपना एक आदमी हमारे हवाले किया और हम सब एक साथ ही उसके दफ्तर से निकल खड़े हुए। अव्वल खान हंगामी हिजरत के इंतजाम करने के लिए बाहर की तरफ चल दिया। हम दोनों उसके आदमी के साथ मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल दिए जहां जिम क्लार्क को रखा गया था। जिम क्लार्क के हाथ पैर बांधे गए तो वो मुकम्मल बेहोशी के आलम में था, लेकिन उसे पूरी तरह बेदस्तो पाक करने के बावजूद उस कमरे को मुकफ्फिल कर दिया गया था जिसमें उसे डाला गया था। चाहे दरवाजे के हजमी कुफल में चाबी के दखुल और फिर घूमने की आवाजों ने उसे चौकन्ना कर दिया था, क्योंकि जब हम इस बेसरो सामान कमरे में दाखिल हुए तो जिम क्लार्क इंतहाई गजबनाक अंदाज में फर्श पर लुढ़क रहा था। हम तीनों उस कमरे में दाखिल हुए तो जिम क्लार्क एक देव पैक कर दरिंदे की तरह उस कमरे की आखिरी दीवार से लुढ़कता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। वीरा कमरे में 2 कदम बढ़ने के बाद अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो गई। मैं भी उसके पीछे रुक गया। यूं ही जिम क्लार्क फर्श पर गोल गोल लुढ़कनियां खाता हुआ वीरा के करीब पहुंचा। वीरा की दाहिनी लात गर्दिश में आ गई। जिम क्लार्क के चेहरे पर पड़ने वाली वो ठोकर इतनी शदीद थी कि वो अपना मदारीपन भूलकर बुरी तरह तड़पने लगा। वीरा की बेदर्दाना ठोकर के लगाए हुए जख्म से खून रवा हो चुका था। जिम क्लार्क के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, इसलिए तमाम तर जिस्मानी रद्दमल के बावजूद उसके दहाने से कोई आवाज बरामद नहीं हो सकी। वीरा उसके कर्ब से लुत्फ अंदोज हो रही थी। चंद सानियों तक वो उसे गौर और दिलचस्पी से देखती रही,
फिर उसने आगे बढ़कर अचानक इतनी मजबूती से जिम क्लार्क के सीने पर अपना दाहिना पैर जमाया कि वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कोई भी करवट लेने में कामयाब नहीं हो सका। वीरा ने झुककर उसके दाहिने नुकसार पर एक भरपूर थप्पड़ लगाया और बेरहमी के साथ उसके थाने से वो कपड़ा बाहर खींच लिया जो शायद उस मरदूद के हल्क तक ठुंसा हुआ था। अपने थाने को इस होलनाक अजाब से निजात मिलते ही जिम क्लार्क ने खालिस अमरीकी अंदाज में नहायत पुरपेच मुगलजात बकनी शुरू कर दी जिनका कोई सर पैर नहीं था। वीरा ने उसके सीने पर से पैर हटा लिया। तुम खालिस अमरीकन कुतिया हो जो एक वक्त में 10 कुत्तों के पास जाती है। वो अपने थाने के आजाद होती गजबनाक आवाज में थाड़ा, मैं तुमको देख लूंगा, फना कर दूंगा। तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है? तुम अपनी माँ बहनों की तारीफ कर रहे हो। वीरा ने तहकीर अमेज गुर्राहट के साथ कहा, कल रात से मैं अमेरिकन नहीं रही हूँ। इस बेफ्याज मशीनी सरजमीन से अपना रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। बकवास, वो हल्के बल धाड़ा। तुम्हारी आवारा अमरीकी मां से जना करने वाला भी एक अमरीकी ही था। तुम मरकर भी अपनी इस बेहुदा शनाख्त को नहीं मिटा सकती। मेरे हाथ आजाद होते तो मैं अभी तुम्हारा गला घोट देता। फिर यही सही, वीरा काटदार आवाज में बोली, आजाद होकर भी अपनी हसरतें पूरी कर लो। अमेरिका के सदर को आखिरकार जिमी लॉयड की जगह अपने नामजद किए हुए शख्स की लाश ही वसूल करनी पड़ेगी। जिम क्लार्क को फटकार कर वो अचानक ही एसटीएफ के आदमी से मुखातिब होगी, इस वल्दुल हराम के हाथ पैर खोल दो। उसने इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने सर की जुम्बश से उसे इजाजत दे दी और वो पेशा वराना इन्हिमाक के साथ जिम क्लार्क की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी बेल्ट से एक तेज धार चाकू निकाल कर खोल लिया था। हाथ पैर की रस्सियां कटते ही जिम क्लार्क किसी देव कामत बन मानस की तरह उछल कर फर्श से खड़ा हो गया। वो अपने कदमों पर पूरी तरह जमने भी नहीं पाया था कि वीरा किसी बरकी कूदे की तरह लपकी और पूरी कुव्वत से अपनी दोनों लातें जिम क्लार्क के चेहरे पर रसीद करके हथेलियों के बल फर्श पर आ गई। जिम क्लार्क के लिए वीरा का वो वहशियाना हमला गैर मुतवक्का था। जर्ब की शिद्दत से उसका मुंह फिर गया और हल्क से गुर्राहट भी आजाद हुई, लेकिन बस वो लड़खड़ा कर रह गया। वीरा की नर्म नाजुक सी फ्लाइंग किक भी उसके देव हैकल वजूद का तवाजुन नहीं बिगाड़ सकी थी। वो अपनी दोनों मुठियां भींच कर अपने हल्क से वहशियाना आवाजें निकालता वो वीरा की तरफ झपटा। मैं खुद को इस तसादुम से अलग रखने के इरादे से एक तरफ से रख गया। वीरा नहायत सुकून से अपनी जगह पर रुक कर उसके करीब आने का इंतजार करती रही। फिर अचानक ही उसकी लात गर्दिश में आई और कयामत बनकर जिम क्लार्क के पेट के निचले हिस्से पर टूट पड़ी। वो एक करीहा आवाज के साथ फर्श पर उलट गया। वीरा लपक कर उसके सीने पर सवार होगी। वो एक मर्द और एक औरत की जिस्मानी जोर आजमाई थी। जिम क्लार्क को नाबुर्द आजमा होने के बावजूद उस हकीकत का पूरी तरह इदराक था। उसने वीरा की दोनों पिंडलियों को अपनी गिरफ्त में से लेकर उसकी दाहिनी टांग के नर्म तरीन हिस्से में अपने दांत काट दिए। एक मजबूत और हौसलामंद हरीफ की जानिब से वो वहशियाना इकदाम वीरा के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने एक बेसाख्ता चीख के साथ जिम क्लार्क के मुंह पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। जिम क्लार्क से यूं भिड़ जाना वीरा की बदतरीन गलती थी। मेरा ख्याल था कि जिस्मानी तौर पर जिम से दूर रहकर वो उसे खून में नहला सकती थी, लेकिन उसे हाथापाई में उलझकर वीरा ने मुसीबत को दावत दे दी थी। वो कितनी भी माहिर और फुर्तीली सही, लेकिन एक औरत ही थी। मर्द के मुकाबले में बहरहाल नर्म और नाजुक होती है। जिम ने वीरा की पिंडलियों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद उसे खिलौने की तरह नोचना बम्बोड़ना शुरू कर दिया और कमरे की महदूद फिजा वीरा की दर्दनाक चीखों से लर्ज लगी। जिम क्लार्क जिस्मानी तौर पर उस इमारत में मौजूद हर शख्स से बरतर था। वो बेचारी किसी की तारुश शुमार में नहीं थी। जब जिम के मुकाबले में वीरा कमजोर पड़ने लगी तो मैंने उसकी मदद के लिए दखल अंदाज होने का इरादा किया, लेकिन मेरी हरकत में आने से पहले ही वीरा को एक सुनहरी मौका मिल गया। उसने अपना दाहिना हाथ बुलंद करके पूरी कुव्वत के साथ अपनी कोहनी से जिम क्लार्क की बाईं आंख में जरब लगाई और वो बिलबिलाकर माही भी आप की तरह तड़पने लगा। वीरा को उछलकर उसकी गिरफ्त से निकलने का मौका मिल गया। जिम क्लार्क वीरा की लगाई हुई उस जरब से संभलने भी नहीं पाया था कि वीरा ने उसके सर को ठोकरों पर रख लिया। जिम क्लार्क हर जरब पर किसी अंधे की तरह वीरा की टांग पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहा और चंद ही सानियों में उसकी नीम गंजी खोपड़ी जा बजा खून उगलने लगी। उसे खोपड़ी के जरबात से नीम पागल कर देने के बाद वीरा फुर्ती से उसके पेट की तरफ मुतवज्जा होगी। मार खाने के बाद वीरा के बदन में शैतानी कुव्वत हलूल कर चुकी थी। चंद ही सानियों बाद जिम क्लार्क अजियत से बेहाल होने लगा। मैंने एसटी वाले का खुला हुआ चाकू लेकर वीरा की तरफ बढ़ा ताकि वो जिम क्लार्क को ज़िबा करके उस किस्से को वहीं खत्म कर सके, लेकिन वीरा ने चाकू को नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त वीरा के ज़हन पर भी अनाह का खौल मुसल्लत हो चुका था। शायद वो किसी हथियार की मदद के बगैर ही अपने हरीफ को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करना चाहती थी। जिम क्लार्क ने लटका कर दोबारा फर्श से उठने की कोशिश की और इस बार वीरा ने हवा में उड़कर अपने पैरों से उसकी गर्दन में ऐसी कैंची लगाई कि उसे लेकर दोबारा फर्श पर ढेर होगी। जिम क्लार्क ने अपनी गर्दन को आजाद कराने की बेतेरी कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। वीरा की सुबक पिंडलियां बड़ी तेजी के साथ उसकी गर्दन को कस रही थी। चीका सुपर आई मैन, एक आवारा कुत्ते का पिल्ला, वीरा हाँफते हुए अज़ियानी आवाज में बोली। अब देखती हूँ कि तू किस तरह मेरे चुंगल से बचता है। मौतानी होती है तो इस तरह कर रहती है। जिम क्लार्क की शहरक पर वीरा की पिंडलियों का दबाव बेरहमाना अंदाज में बढ़ता ही जा रहा था।
जिम तड़प तड़प कर खुद को उसकी गिरफ्त से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसका धाना खुल गया और जुबान इस खुले हुए धाने से बाहर लटकने लगी। साफ नजर आ रहा था कि वीरा उसे बेबस कर चुकी थी और उसकी जिंदगी बस चंद सांसों का अफसाना रह गई थी। जिम क्लार्क का पूरा वजूद पैरों के बल फर्श में उछला। उसने झटका देकर खुद को आजाद कराने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन वीरा होशियार थी। उसने अपनी पिंडलियों को जुम्बश दी। फिजा में हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज बुलंद हुई और जिम के बदन पर मौत का तशन्नुज तारी हो गया। शायद वीरा ने जोर लगाकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी और वह अजाब मर्ग में मुब्तला हो चुका था। वो लम्हा बलम्हा कमजोर पड़ता रहा। वीरा की पिंडलियों की गिरफ्त से सख्त तर होती चली गई। आखिरकार वही हुआ जो होना था। तड़पते तड़पते जिम क्लार्क का इफरीत नुमा वजूद साकत हो गया। उसे जहन्नुम वासिल करने की कोशिशों में वीरा का दिल फरेब चेहरा पसीनों में शराबूर हो चुका था। जिम क्लार्क साकत होने के बाद उसने उठने की कोशिश की तो उसकी पिंडियों के पट्टे ईंठे हुए थे। वह बदिक्कत तमाम सीधी खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हरामजादा सांड की तरह ताकतवर था। हर करीबुल मर्ग आदमी गैर मामूली तौर पर ताकतवर हो जाता है। मैंने कहा, खुशी की बात यह है कि तुमने किसी से मदद लिए बगैर तने तन्हाई से हलाक किया है। यह बहुत बड़ी बात है। यही मेरी आरजू थी। उसके होंठों पर जमी हुई फीकी मुस्कुराहट कदरे गहरी होगी। मैं अपने मुर्दा बाप के किसी जानिशीन को कबूल कर ही नहीं सकती थी। जिम क्लार्क को देखकर मेरी आंखों में खून सा उतर रहा था। तुमने इस बेचारे को मार दिया, लेकिन कोई ना कोई इसकी जगह ले लेगा। तुम किस किस को मौत के घाट उतारती फिरोगी। जिमी लाइड की मौत के साथ छींक खत्म नहीं हो सकती। किसी न किसी को इसे संभालना होगा। जिम क्लार्क जिमी लाइड का जानिशी था। वो फतेहमंदाना लहजे में बोली, अब जो भी आएगा वो जिमी लाइड का नहीं, जिम क्लार्क का जानिशी होगा। इस खबीज को मारकर मेरा दिल ठंडा हो चुका है। अब मेरी बला से कोई भी आए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होगी। मेरे लिए अब शी की वुक्कत एक भूले हुए अफसाने से ज्यादा नहीं होगी। अव्वल खान को बता दो कि कैदी राहे मुल्क आदम हो चुका है। मैंने एसटीएफ वाले से कहा, फौरी तौर पर इसके क्रियाक्रम का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। ठहरो। वीरा ने उसे दरवाजे की तरफ बढ़ने से रोक दिया और मुझसे बोली, इसे मैं ठिकाने लगाऊंगी। कहाँ? मैंने इस तरह लहजे में पूछा। तुम 3 मन की इस लाश को कहाँ लिए फिरोगी? मैं इसे फ्रीयर हाल के कुर्बो जवार में डालूंगी, वो एक अज़म के साथ बोली। जिम क्लार्क की लाश अमरीकी कौंसल खाने के कुर्बो जवार में ही मिलनी चाहिए। इसी तरह इन्हें अंदाजा हो सकेगा कि वीरा कोई आम सी लड़की नहीं है। बादी नजर में जिम क्लार्क के बरतनाक मौत से हमकिनार हो चुका था। वीरा ने वो कमरा छोड़ने से पहले एक बार फिर अपना इत्मीनान किया कि उसकी नब्जें साकत थीं। फिर हम तीनों वापस चल दिए। हमें जिम क्लार्क से निमटने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा था, लेकिन मैं वापसी पर यह देखकर हैरान रह गया कि इस इमारत के तमाम कमरे बिल्कुल खाली और वीरान हो चुके थे। एसटी वालों ने नहायत सुरात के साथ अपना साजो सामान कमरों से बाहर निकाल लिया था और वैक्यूम क्लीनर की मदद से खाली कमरों के फर्श और दीवारों पर गर्द की तहें जमानी शुरू कर दी थी। अव्वल खान हमें बरामदे में मिला। उसने दूर ही से हमें दुश्मन की मौत की मुबारकबाद दी तो मैं हैरान रह गया। उसका वाहिद आदमी इब्तदा से इस वक्त तक हमारे साथ था। फिर उसे किसने जिम क्लार्क की मौत से बाखबर किया? मैं इतना बाखबर ना रहूं तो मुझे अपने स्टेशन की कमान से सबका दोष हो जाना चाहिए। उसने लाउबाली मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बताए या ना बताए, तुम दोनों के चेहरों से कामयाबी फूटी पड़ रही है। बाहर पोर्च में 10 पहियों वाला एक भारी और लंबा ट्रक मौजूद था जिस पर स्टेशन 4 का सामान लादा जा रहा था। वो कार्रवाई इतनी तेजी से शुरू हुई थी कि मैं हैरान रह गया था। निस्फ बाडी वाली उस ट्रक में इतनी गुंजाइश थी कि एक ही चक्कर में उस इमारत से सारा जरूरी सामान मुंतकिल किया जा सकता था। वीरा चाहती है कि जिम क्लार्क की लाश अमरीकी कौंसल खाने के कुर्बजवार में पाई जाए। मैंने अव्वल खान से कहा, इस खतरनाक ख्वाहिश के बारे में तुम्हारी क्या राय है? खतरनाक नहीं, ये तो बड़ी नेक ख्वाहिश है। अव्वल खान ने खुशदिली से कहा, अमरीकियों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अदना लोग भी उनके मुर्दों को मुनासिब जगहों तक पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। फिर इस तजवीज़ पर किस तरह अमल किया जाएगा? मैंने बेबसी से सवाल किया। तुम दोनों फ्लैट लौट जाओ, ये बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। उसने फराग दिली के साथ कहा। कौंसल खाने के पहरेदार गाफिल हुए तो मेरी कोशिश होगी कि जिम क्लार्क की लाश उनके दरवाजे पर ही दरियाफ्त हो। नए ठिकाने पर तुमसे राब्ते की क्या सूरत होगी? मैंने सवाल किया। चंद घंटों में वहां फोन फराम कर दिया जाएगा। अव्वल खान ने पुरयकीन लहजे में कहा, मैं फोन करके अपना नंबर दे दूंगा। हम दोनों वहां से वापस रवाना हुए तो एसटीएफ के 2 मुसल्लह आदमी जीप में हमारे पीछे आ रहे थे। सड़क पर आने के बाद हमने देखा कि खूनरेज तसादुम से मुतासर होने वाली गली बदस्तूर वीरान पड़ी हुई थी। गली की नुक्कड़ पर एसटीएफ के 2 मुसल्लह पहरेदार मौजूद थे। किसी भी सरकारी एजेंसी के किसी एहलकार का दूर दूर तक पता नहीं था। हम शरफाबाद पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। एसटीएफ वालों की जीप हमें मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के बाद रुके बगैर आगे बढ़ती चली गई और मैं गाड़ी को बराह रास्त पार्किंग फ्लोर पर लेता चला गया। डोरबेल के जवाब में फ्लैट का दरवाजा खोला गया तो उसके पीछे 3 वहशतज़दा चेहरे मौजूद थे। बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? सुल्तान शाह ने फौरन ही पहला सवाल ताक दिया। खुदा का शुक्र अदा करो कि हम लोग जल्दी वापस आ गए, मैंने हंसते हुए कहा। अगर हमारी टावर्स ही में ड्रामे का इख्तिताम न हो जाता तो वीरा खानम आज की रात वहीं गुजारने के मूड में थी। और तुम्हारी नीयत क्या थी? गजाला ने फौरन ही चुपते हुए लहजे में सवाल कर डाला। मेरी नीयत साफ थी,
मैंने किसी तवक्कुफ के बगैर जवाब दिया। रुकना पड़ता तो रुक जाता, हालात साजगार हुए तो फौरन ही लौट आता। इसमें दूर दूर तक किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर खेल बिगड़ जाता तो इन लोगों को गलत राह पर डालने के लिए हमें रात बाहर ही गुजारनी पड़ती। वीरा ने सूरत हाल भांप कर वजाहत पेश कर डाली। गनीमत है कि हम हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने में कामयाब रहे और मामलात निपटाने के बाद इस वक्त यहाँ नजर आ रहे हैं। इस अमरीकी का क्या बना जिसने तुम्हें बुलाया था? जहांगीर के चेहरे पर भी तशवीश के साए लर्जा थे। अमेरिका के लिए ये सरजमीन बहुत नामुवाफिक है, वीरा ने बैठते हुए कहा। बिल जोन्स और पाल आए तो डैनी ने उन्हें उधेड़ कर रख दिया। जिम क्लार्क यहां तक कि तवील सफर की थकान भी उतारने नहीं पाया था कि जहन्नुम रसीद हो गया। ये लोग खुद को बरतर बल्कि 30 मार खान समझते आए हैं और मुंह उठाकर चले आते हैं, चाहे यही वो गुंचे हैं जो बिन खिले मुरझा जाते हैं। जिम क्लार्क की मौत की खबर सुनकर गजाला भी खिल उठी थी। पता नहीं इन्हें इतनी जल्दी मुरझाने के लिए यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। बज़ाहिर वो सिल्वर आइज की वापसी का मुतालबा लेकर आया था। मुझे अचानक ख्याल आया कि वीरा ने अपने बाप की मौत का गहरा असर लिया और मैंने इस वक्त तक उस अहम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने फौरन ही बात घुमाते हुए कहा, लेकिन बात इतनी ही नहीं थी। अहम तरीन खबर यह है कि अमेरिका में जिमी लॉयड को मौत के घाट उतारा जा चुका है और उन सब के तहय्युर ज़दा आवाज़ों में मेरी बात अधूरी रह गई। उनमें से किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिमी लॉयड जैसा मजबूत बारसूख गिरोहबंद इतनी खामोशी से हलाक किया जा सकता है। अपने बाप के कत्ल का जिक्र छेड़ने पर वीरा के होंठों पर से मुस्कुराहट रुखसत होगी और उसकी आंखों में मायूसी ने डेरे डाल दी। मैं गजाला, सुल्तान शाह और जहांगीर के पै दर पै सवालात के जवाबात में जिमी लॉयड के अचानक मौत के असबाब पर रोशनी डालने लगा। वो मारा गया तो जिम क्लार्क किस इख्तियार के तहत सिल्वर आइज लेने आया था? जिमी लॉयड के कत्ल के मुहर्रिकात से मुतमईन होने के बाद जहांगीर ने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। उसे जिमी लॉयड का जानशीन नामजद किया गया है। मैंने सिगरेट का एक गहरा कच लेकर कहा। अब वही शी का दूसरा सुपर आई मैन था। वीरा ने उसकी गर्दन तोड़कर अपने बाप की मौत का इंतकाम ले लिया। चंद रोज के वक्फे में आज शी दूसरी बार लावारिस हो चुकी है। अब देखना होगा कि इसकी जगह किसे नामजद किया जाता है। अगर सिल्वर आइज इतनी ही आम है तो तुमने जिम क्लार्क के सिल्वर आइज भी अपने कब्जे में ले ली होंगी। गजाला ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल किया। उसे लेने के देने पड़ गए होंगे? नहीं, मैंने वीरा की तरफ देखा और वो फौरन ही बोल पड़ी। होटल में उसकी जामा तलाशी लेते हुए मैंने सिल्वर आइज का ख्याल रखा था, लेकिन वो इसके पास नहीं थी। मैं भी ये बात समझ रही थी कि हमें सिल्वर आइज से कोई फायदा पहुंचे या ना पहुंचे। सुपर आई मैन की 2 सिल्वर आइज छिन जाने से शी के बड़ों में सफेद मातम बिछाएगी। जिम क्लार्क की मौत उनके लिए इससे बड़ा सदमा साबित होगी। सुल्तान शाह पुरजोश लहजे बोला। अब पूरी बात मेरी समझ में आती जा रही है। जिमी लॉयड के मरते ही शी के बड़ों ने वीरा पर सख्तियां शुरू करने का फैसला कर लिया होगा। जिमी लॉयड उसे अपनी बेटी तस्लीम न करने के बावजूद बहुत ढील देता रहता था, जो इन बड़ों को नागवार गुजरती होगी। जिमी लॉयड की जिंदगी में वो दम भी नहीं मार सकते थे। इनका सफाया होते ही उन्हें अपनी कदूरतें निकालने का सुनहरा मौका मिल गया। जिम क्लार्क सिल्वर आइज की वापसी पर ही अक्तफा न करता, वो यकीनन और ही इरादे लेकर आया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिमी लॉयड की मौत पर तुमसे हमदर्दी करूं या जिम क्लार्क के मरने पर खुशी का इजहार करूं। गजाला ने वीरा को गले लगाकर नहायत दर्दमंदाना लहजे में कहा। वो जिंदा था तब भी तुम बाप के साए और उसकी शफकत भरे 2 बोलों के लिए तरसती रही। वो जिंदा था तो उसके सुधरने की एक माहूम सी उम्मीद जिंदा थी, लेकिन आज वो उम्मीद भी दम तोड़ गई है। मैं तुम्हारा दुख समझ रही हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ खुदा ही तुमको सब्र देगा।